हेलो वेलकम टू एनिवेडोर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो स्टार्ट होता है चैप्टर यहाँ से। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइकन्स टू बनियन ट्री एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल। हम ये प्लैनेट बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइकन से लेकर बनियन ट्री जैसे प्लांट्स, एलिफेंट, ब्लू व्हेल एट्सेट्रा। हम इनके साथ अपना प्लैनेट शेयर करते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। और ये जो पूरा हैबिटेट है जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी एक बहुत ही बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। इमेंस यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा बड़ी जो है बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जिसमें ह्यूमन बाकी सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इन सब के साथ मिलकर रहे और एक बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करे, वही बायोडाइवर्सिटी होती है। इकोसिस्टम भी उसी को कहते हैं। वी ह्यूमन अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोसिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हम ह्यूमन बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एक वेब बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का। इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब यहाँ पर इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग के साथ मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसका हम एक खुद पार्ट होते हैं और हम उस इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो ऐसा क्यों बोला है, हम क्यों डिपेंडेंट होते हैं, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। The plant, animal and microorganism recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food without which we can't survive. अब जो प्लांट्स हैं वो जो एयर क्वालिटी है उसको अच्छा करते हैं, एनिमल्स वाटर क्वालिटी को अच्छा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को अच्छा बनाते हैं जिसमें हम अपना खाना भी उगाते हैं, और अगर खाना ही नहीं उगेगा तो हम जी नहीं सकेंगे। तो इस तरीके से हम जो हैं इन पूरे बायोडाइवर्सिटी पे, पूरे इकोसिस्टम पे हम ह्यूमन डिपेंडेंट होते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। Forests play a key role in the ecological system as these are also primary producer on which all other living being depend। और जो फॉरेस्ट है ये एक की रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम में, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि ये इनसे शुरुआत होती है हर इकोसिस्टम की, हर बायोडाइवर्सिटी की। इनके बिना कुछ नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में ये ही नहीं होंगे तो और कोई एनिमल आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। यही शुरुआत करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। इन प्लांट्स को कोई छोटा मोटा इंसेक्ट खाएगा, फिर उस इंसेक्ट को उससे बड़ा एनिमल खाएगा, फिर उस एनिमल को और कोई खाएगा। इस तरीके से जो है फिर ऐसे आगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जिन पे और अदर लिविंग बींग्स डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी है, ये देख लेना। फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। फ्लोरा फोना क्या होता है? फ्लोरा आपको पता है प्लांट्स, फ्लावर की स्पीशीज़ के बारे में होता है, और फोना एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो फ्लोरा फोना को याद करने की सिंपल ट्रिक है, फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज़ होता है तो प्लांट्स में भी एल आता है, फ्लोरा में भी एल आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। फोना एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स में भी ये आता है, फोना में भी ये आता है, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपके एरिया में ऐसे प्लांट्स और एनिमल है जो आपके ही एरिया में यूनिक है, यानी कि सिर्फ आप ही के एरिया में वो पाए जाते हैं, बाकी एरिया में वो जल्दी से नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इनफैक्ट इंडिया की रिचेस्ट कंट्री है किस चीज़ में? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। यानी कि इंडिया में जितनी तरह के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती है उतनी शायद ही किसी कंट्री में मिलती होगी। This is possibly twice or thrice a number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resource in India. अब ये जितनी भी जो बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है जितनी अभी तक स्पीशीज़ फाइंड की है उसका 2 या 3 गुना है, ठीक है। और आपने जो है इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है डिटेल में, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में। इसलिए आपको इतना तो पता होगा कि हमारी डेली लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी डेली लाइफ में, आप जानते होंगे। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। हो गए अपने इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, इसलिए जो है ये ग्रेट स्ट्रेस में है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत खतरे में है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है, ये न्यू सिलेबस है 2023-24 का। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential। अब जैसे जैसे जो है जितनी स्पीड से जो है रैपिडली जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री कम हो रही है, अब उसको ध्यान रखते हुए जो कंजर्वेशन है वो एसेंशियल बन गया है, ज़रूरी बन गया है। कंजर्वेशन यानी कि बचाव करना।
बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। तो यहाँ पर इसका आंसर है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एंड सॉइल। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। अब जो कंजर्वेशन है ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हमारे जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, इन सबको बचाता है। अगर हम जो है अपनी कंजर्वेशन नहीं करेंगे, बचाव नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और जो है हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा अगर हम कंजर्वेशन करना छोड़ देंगे अपने इन्वायरमेंट का। और ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाए रखता है प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे इन्वायरमेंट का तो अलग अलग तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अलग अलग स्पीशीज़ जो है और अब जो है पैदा हो पाएगी, इसलिए कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़। कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो जो हमारी जो तरह तरह की जो ट्रेडिशनल क्रॉप की वैरायटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो फिशरीज़ है वो भी जो है अगर जो है हम एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो भी जो है ख़त्म हो जाएगी। इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब 1960s में 1970s में जो जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे, जो भी बचाव करने वाले थे, उन्होंने डिमांड किया क्या, एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कहाँ गया एक्ट था वो इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में, जिसके बहुत सारे प्रोविजंस थे अलग अलग तरह के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वाज आल्सो पब्लिश्ड, और एक जो है जितने भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं उनकी भी एक लिस्ट पब्लिश की गई थी। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats. Subsequently, central and many state government established national park and wildlife sanctuary, about which you have already studied. और इसी के दौरान जो है सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी बनाई, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag, Hangul, 3 types of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the gharial, the Asiatic lion and others. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने और भी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस किया, जिनमें वो जो है बहुत सारे स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाना चाहती थी, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड थे यानी बहुत ज़्यादा खतरे में थे, और ये इंक्लूडिंग ये सारे एनिमल्स थे जो बहुत ज़्यादा खतरे में थे, उनको बचाया गया। Most recently, the Indian elephant, black buck, chinkara, the great Indian bustard, godawan, and the snow leopard, etc., have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout the India. और बहुत सारे ऐसे जो हैं एनिमल्स थे जिनको जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल थे जिनको अभी रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा लीगल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, और उनके ऊपर जो हंटिंग जो की जाती थी, उनकी जो हंटिंग की जाती थी उसको बैन करा दिया गया, जो उनका ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो भी बंद करा दिया गया। तो वो एनिमल्स कौन से थे? इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, चिंकारा, ये सब जो है एनिमल्स थे वो। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया, तो आप इसको पढ़ लेना। से जो है जो बहुत ही ज़्यादा कम जो टाइगर की पॉपुलेशन हो गई थी उसको बचाने के लिए कैसे जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, ये सारा इसमें दिया गया है, ठीक है, एक बॉक्स में। तो इसको आप पढ़ लेना, यहाँ तक है ये, यहाँ तक, तो इसको आप पढ़ लेना खुद। फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। और जितने भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे मेन फोकस कर रहे हैं, ना कि इसके कुछ कंपोनेंट्स पे। जैसे कि अगर टाइगर को बचाना है तो ये नहीं कि सिर्फ टाइगर पे ही ध्यान दे रहा है, बल्कि टाइगर के आसपास का हैबिटेट है, जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स है, ये उनको भी जो है अच्छे से उनका भी फोकस कर रहे हैं, उनको भी कंजर्व कर रहे हैं पूरी बायोडाइवर्सिटी को। देयर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। और अब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो है सर्चिंग भी चालू है, ठीक है, कि कैसे कंजर्व कर सके कंजर्वेशन मेजर्स के लिए। उनके इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बीइंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। और जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी कंजर्वेशन प्लानिंग में इंक्लूड किया जा रहा है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1880 एंड 1886 सेवरल 100 बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल एंड 1 ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़।
और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 और 1986 का, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारी बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल, वन ड्रैगन फ्लाई, इन सारे मतलब जो है इंसेक्ट्स को प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के लिस्ट में ऐड किया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986. In 1991, for the first time, plants are also added to the list, starting with the 6 species. और 1991 में प्लांट्स को भी जो है इस कंजर्वेशन प्लान में और जो लिस्ट है इसमें ऐड किया गया, और सबसे पहले प्लांट्स की 6 स्पीशीज़ को ऐड किया गया. तो अब आते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. और जो है जो ज़्यादातर फॉरेस्ट है इंडिया में वो या तो किसी गवर्नमेंट ने मैनेज किया है या किसी ने ओन कर रखे हैं, वो डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको दी गई है. पहली है रिजर्व फॉरेस्ट. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट. जितना भी टोटल जो है फॉरेस्ट है इंडिया में, उसमें आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो है रिजर्व फॉरेस्ट माने गए हैं, डिक्लेयर कर दिया गया है. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. और रिजर्व्ड फॉरेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया है कंजर्वेशन के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है. सबसे ज़्यादा अगर हमें कंजर्वेशन करनी है फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कंजर्वेशन के मामले में. सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. और ये जो फॉरेस्ट लैंड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये अब और भी किसी डिप्लीशन से बचा रहेगा, ठीक है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड माना गया, अब इसे और भी कोई नुकसान नहीं हो सकता. अनक्लास फॉरेस्ट. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. ये अदर फॉरेस्ट होते हैं, वेस्ट लैंड होते हैं जो या तो गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी भी. Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estate maintained for purpose of producing timber and other forest produce and for protective region. अब जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी माना जाता है, और इनसे जो है हमको टिम्बर या फिर और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये मिलते हैं, और इनको प्रोटेक्टिव रीजन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. अब जो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. अब जो मध्य प्रदेश है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं. आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है रिजर्व फॉरेस्ट मिलेंगे. और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, इन जगह पर आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे. एंड ऑल नॉर्थ स्टेट, ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड. और जो गुजरात और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर आपको अनक्लास फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, जो किसी लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज्ड है. अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर का, विच इज़ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो कैसे कंजर्व करती है वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट को. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. जो कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज है, कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें, ये हमारी कंट्री में कोई नई चीज़ नहीं है. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी. और हम ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कई बार कि जो फॉरेस्ट है वो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के लिए घर है उनका. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government official, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. और इंडिया के कुछ एरियाज़ में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है अपने हैबिटेट्स को, जहाँ वो रहते हैं उस जगह को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि वही जो है उनका लाइवलीहुड है, वहीं पर जो है वो रहते हैं. अगर उसी चीज़ को सिक्योर नहीं करेंगे तो वो कहाँ रहेंगे. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो राजस्थान में है ये, तो जो राजस्थान के विलेजर्स हैं उन्होंने जो है
माइनिंग के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो है माइनिंग नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना फॉरेस्ट, अपना हैबिटेट बचाने के लिए वहाँ जो है लड़ाई भी की। इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. Of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments. और जो इनहेबिटेंट्स है, जो 5 विलेजेस हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के जो विलेजर्स हैं, उन्होंने 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को भैरवदेव दाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने उस जो है जगह पर अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए। उन्होंने वहाँ पर हंटिंग जो है बैन करवा दी और जो है वो खुद जो है अब वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी जो है बाहर की जो है दिक्कतों से उस पूरे जंगल को वो बचा। Movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. जो फेमस चिपको मूवमेंट था कि जब भी डिफोरेस्टेशन करने वाले आते, पेड़ काटने वाले आते, तो वहाँ के इनहेबिटेंट्स जो है वो पेड़ों से चिपक जाते ताकि लोग पेड़ ना काट पाएँ। यही था फेमस चिपको मूवमेंट। तो इस चिपको मूवमेंट जो हिमालयाज़ में हुआ था, इसने सक्सेसफुली जो है डिफोरेस्टेशन को बहुत सारे एरियाज़ में रेजिस्ट किया, रोका, और ये भी दिखाया कि जो कम्युनिटी अफोरेस्टेशन है उससे हम बहुत सारे तरह की स्पीशीज़ को उगा सकते हैं, बचा सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि मेन इस पे यहाँ पर जोर दिया गया कम्युनिटी अफोरेस्टेशन पे, यानी कि सारे लोग मिलकर पेड़ उगाएं। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. और ये भी अटैम्प्ट्स किए गए कि जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, जगाया जाए, उन्हें भी यूज़ किया जाए और नए मेथड्स भी जो है डेवलप किए जाएँ इकोलॉजिकल फार्मिंग करने के, यानी कि नेचर को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग करने के। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, तहरी एंड नवदन्या हैव शोड that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable. और जो फार्मर्स और सिटीजन्स के ग्रुप थे, जो फार्मर्स का ग्रुप था वो था बीज बचाओ आंदोलन और जो सिटीजन्स का ग्रुप था वो था नवदन्या। तो इन दोनों ग्रुप्स ने ये भी शो कर दिया कि हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी तरह की बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप उगा सकते हैं बिना सिंथेटिक केमिकल का यूज़ किए, जो कि इकोनॉमिकली वाइबल भी होगा, यानी कि पैसे भी कम खर्च होंगे। अब नेक्स्ट आता है एक प्रोग्राम विच इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM प्रोग्राम। तो जो इंडिया का ये जो JFM प्रोग्राम है ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ को अगर इन्वॉल्व करें जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनकी रिस्टोरेशन में या मैनेजमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for the joint forest management program। ये प्रोग्राम जो है 1988 में जो है बनाया गया था, लागू किया गया था। Depends on the formation of local village institution that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by the forest department। और ये जो JFM था इसका मेन एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल्स हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाए और उनको जो है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ दी जाए, ठीक है, ताकि वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को बचा सके, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनको मैनेज करती थी उनको अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन डिग्रेडेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी, मैनेज करती थी, उन सब के साथ अब जो है कौन काम करे, जो लोकल जो लोग हैं वो भी इनके साथ जो है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में किसके साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर फॉरेस्ट की जो प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें भाग लें और फॉरेस्ट को बचाएं। यानी कि इस JFM का मेन एम था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ जो है लोकल जो विलेजर्स हैं वो भी पूरे ग्रुप बना के, कम्युनिटी बना के जुड़ जाएं और फॉरेस्ट रन वगैरह सबको बचाएं। एंड रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। और इस चीज़ के बदले में उन जो कम्युनिटीज़ थी, लोकल कम्युनिटीज़ थी, उनको क्या मिलता था, इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, उनको बदले में मिलते थे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, लाइक जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो उन्हें मिलती थी, पर वो लकड़ी की नहीं होती थी। नॉन टिम्बर यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह ये सब उन्हें बदले में मिलते थे। एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड, और जो भी कुछ लकड़ी कटती थी फॉरेस्ट से उसका भी कुछ शेयर उन्हें मिलता था। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource
but there is still a long way to go before local communities are at the central stage in the decision making. इस पूरे लेसन से हमें ये बताया गया है कि अगर लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएं सारी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ में तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन हो सकता है। टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंट्रल स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो भी जाती है लेकिन फिर भी अगर डिसीजन कोई भी बनाना है तो उसमें लोकल कम्युनिटीज़ काफ़ी नीचे रहती है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, इकोनॉमिकली फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। तो यहाँ पर ये बोला कि उन्हीं इकोनॉमिक या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करो जो पीपल सेंट्रिक हो, में लोगों की भी सुनी जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, और पूरा इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी और पीपल सेंट्रिक भी हो, यानी कि लोगों पे केंद्रित हो। तो यही था इसमें मेन ये बताया गया था कि हमें जो है कंजर्वेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ गवर्नमेंट पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए इन कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए। सो ये था हमारा चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एनीवेयर डोर।